प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हुकूमत ने बढ़ती दहशत गर्दी और बलोचिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बजाय पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब किया है। इस इजलास में मुतालिका वफाकी काबीना, अरकान पार्लिमानी लीडर्स और उनके नुमाइंदे, दीगर सियासी और अस्करी क़यादत और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी क़यादत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी, जबकि अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेजी लाने से मुताल्लिक फैसले होंगे। मुल्की सलामती से मुताल्लिक मीटिंग में शिरकत के हवाले से PTI ने तजब्जुब का शिकार रहने के बाद बिलाखिर 14 लोगों की फहरिस्त स्पीकर को भिजवा दी है, जो कल के इजलास में शिरकत करेंगे। इनमें 4 सेनेटर्स और 10 पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से तरह तरह के बयानात दिए गए। किसी ने कहा कि शिरकत करनी है और किसी ने ज़ाती ख्वाहिश का इजहार किया कि PTI को शरीक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान के बगैर किसी इजलास की कोई अहमियत नहीं, यूं जैसे इमरान खान मुल्क की सलामती से बड़े हो गए हों। ख्वाजा आसिफ ने इन तमाम मुतालबात को नाकाबिल कबूल करार देते हुए PTI से गैर मशरूत शिरकत का मुतालबा किया था। PTI की जानिब से गैर मशरूत शिरकत का बाकायदा इजहार करके 14 लोगों की फहरिस्त दे दी गई है। मगर बात यहाँ मुल्क में सर उठाते क्राइसिस और उस पर हमारी सियासी जमातों के रवैये की है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से PTI से मंसूब सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट पहले ही वजह तनाज़ा बनी हुई हैं। ऐसे में भी PTI की जानिब से कौमी सलामती जैसे अहम मसले पर इजलास को इमरान खान की रिहाई से मंसूब किया गया। सियासी, समाजी, माशी और दीगर बहुत से क्राइसिस इस मुल्क में पहले से मौजूद हैं। ऐसे में दहशत गर्दी का एक क्राइसिस की सूरत में उभरना लम्हा फ़िक्र है। सोच रही थी कि आम इंतखाबात मुल्क को सियासी इस्तेहकाम बख्शेंगे, मगर वो भी ना हो सका। 2014 में APS हमले के बाद हमारी सियासी जमातें मुल्क की खातिर एक हुई और सब ने मिलकर दहशत गर्दों को पीछे धकेला। आज फिर हालात वही हैं। आज भी हमें एक होने की ज़रूरत है। मुल्क को जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। तो क्या सियासी जमातें मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने इख्तिलाफ भुलाकर मुल्क की खातिर एक पेज पर आ सकती हैं या नहीं, ये कल कौमी सलामती इजलास के बाद वाज़े हो जाएगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। आपको अपडेट कर दें कि प्रोग्राम से तकरीबन आधा घंटा पहले PTI का जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ से ये तो बता दिया गया कि शिरकत वगैरह हो रही है, लेकिन एक शुरू हो गया है ट्रेंड भी इसके बाद PTI के लोगों की जानिब से। वो पसंद नहीं कर रहे जो लोग शिरकत करेंगे कल। सवाल इस तरह से, बढ़ती गर्दी और बलोचिस्तान की सूरत हाल, कौमी सलामती कमेटी का इजलास, PTI शराइत से शिरकत तक, क्या कौमी सलामती इजलास मुल्क की सियासत में शिद्दत पसंदी को कम कर सकता है? शहजाद साहब, क्या ये एक ऐसा फोरम, एक ऐसी मेज़ बन सकती है जहां पर बैठकर पॉलिटिकल क्लास, पॉलिटिकल लीडर्स अपने मामलात को रिजॉल्व करें और 1 पॉइंट एजेंडा के साथ मुल्की इशूज़ और मुल्की क्राइसिस की तरफ बढ़ पाएं? ये मैं अभी बता ही रही थी कि एक आधे घंटा पहले, 2 घंटा पहले फैसला किया कि PTI की लीडरशिप जाएगी और आधा घंटा पहले ट्रेंड शुरू हो गया है शिरकत करने वालों के खिलाफ कि ये मंजूर नहीं है खान के बगैर। वो तो शिरकत करने वालों पर डिपेंडेंट है ना कि वो इस बात को कितना लेते हैं। बाकी जो ट्रेंड है या जो कहने वाले हैं वो कौन है, किस तरह से कह रहे हैं, इसका पता नहीं है। लेकिन देखिए, बात यह है कि ये तमाम लोग, आपका सवाल कि क्या ये इस कौमी मफाद की खातिर या उन चीज़ों की खातिर जिसके लिए इकट्ठे हो रहे हैं, डिपेंड करता है ना ये लोग उसको समझते क्या है, ये किसको अपना मफाद समझते हैं, किसको ये कौमी मफाद समझते हैं। अगर इनके नज़दीक कौमी मफाद की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, वो ये समझ सकते हैं कि इमरान खान का निकलना कौमी मफाद है जेल से। वो ये समझ सकते हैं कि जो हमारा अभी निज़ाम है इसका चलते रहना कौमी मफाद है। उनको ये समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म रहना कौमी मफाद है। उनका ये समझना कि PTI और इमरान खान या उसकी बाकी जिस किस्म के जो बाकी, इनको बाहर रखना कौमी मफाद है। तो डिपेंड करता है कि कौमी मफाद है क्या किसी के लिए। तो इसलिए ये लोग तो अपने इनके ऊपर डिपेंड करना, सियासी निज़ाम के ऊपर, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने अपने मफादात के अंदर जकड़ा हुआ है, ये तवक्को करना कि वो से ऊपर उठ के किसी वक्त कोई कौमी सोच लेके चल पाएंगे, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है इन सियासी हालात के अंदर, जिसके अंदर कि ये तमाम के तमाम अपनी अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं और जिस किस्म का निज़ाम हम लेके चल रहे हैं। अलबत्ता मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी और इन चीज़ों के खिलाफ तो बात आएगी और फिर वहाँ पे ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी बात होगी वो किसी ऐसी जगह से होगी जहाँ पर के बताया जा सकता है कि अच्छा ये हमारी थ्रेट्स हैं, इसका तरीका हमारे पास ये है, इसके लिए हमें ये करना चाहिए। जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो उसमें 20 नुकाती प्रोग्राम बना, उसके अंदर बेशक सियासी लीडरशिप सामने थी, लेकिन उसके अंदर फीड करने वाले लोग भी ऐसे थे जो कि बताने वाले। कहीं ना कहीं पे बैठ के लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम करना होता है।
تو یہ ایک سائنس ہے کہ ٹیررزم کو، انسرجنسیز کو کیسے لڑنا ہے، اور اس کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے دنیا کے اندر اصول طے ہیں کہ یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جس کو کہ پھر آپ اپنے لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے اس کو ری ایڈجسٹ کرتے ہیں، اپنی جو آپ کے سویلائزیشنل ایشوز ہیں اس کے حساب سے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں سے تو چیزیں آئیں گی، سامنے پیش ہو جائیں گی. اب ان میں سے میرا انٹرسٹ ہوگا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر میرا خیال ہے ہمیں نئے الیکشن کرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سیاسی ساکھ حکومت کی تب قائم ہوگی اگر وہاں کے لوگ یہ سمجھیں کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اصل میں بٹھائے نہیں گئے بلکہ ہمارے اپنے چنے ہوئے لوگ ہیں. جب تک یہ سوال نہیں آتا تو میں کسی اور ملک کی اپنے پورے ملک کی بات نہیں کر رہا، صرف بلوچستان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اس وقت اتنی اس قسم کا جہاں پر عدم استحکام ہے، اور اس کو لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی لیڈرشپ اپنا رول ادا کر سکے، جو کہ وہ نہیں کر رہی اور نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کے اکٹھے ہونے کے لیے تو کل کیا ایسی آواز کی امید ہے؟ میرا خیال ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب، ابھی آپ نے بھی اوپر سیاسی اضطراب اور بحران اور سیاست دانوں کے ملک کو ضرورت کی بات کی. شہزاد صاحب جو بات کرے گا، ہر کوئی اپنے اپنے کارنر میں اپنے اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کھڑا رہے گا. جس طریقے سے ابھی اس اجلاس کو لے کر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارا لیڈر ہوگا تو اجلاس ہے، ورنہ اس اجلاس کی ضرورت نہیں ہے، یہ درست رویہ تھا کیا جو شہزاد صاحب نے جنگ کنکلوڈ کیا؟ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں یا کوئی حل نکل سکتا ہے ایک میز پر اکٹھے بیٹھ کر وہ برداشت بن سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو سنا جائے اور آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے عائشہ، اصولی طور کے اوپر تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور میں نے بھی یہ نوٹیفیکیشن دیکھا اور یہ کافی خوش آئند بات لگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کے اوپر اس میٹنگ میں شرکت کرے گی. پھر آپ نے ان ٹرینڈز کا بھی ذکر کیا، میں دیکھ رہا تھا کہ کافی گالی گلوچ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ جو ٹاؤٹس ہیں سارے یہ جا رہے ہیں اور یہ پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں عمران خان کی، یعنی کہ پارلیمانی کسی ڈائیلاگ میں اور ملکی مفاد کے لیے مل بیٹھ کر بات کرنے کو غداری سے تشبیہ دینا بھی عجیب و غریب سیاسی، میں تو سمجھتا ہوں شعور تو نہیں، میں کہوں گا لا شعور یا بے شعوری کی ایک مثال ہے، اور تو کچھ نہیں. ناپختہ سوچ کا مظہر بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے بھی اس وقت ملک کے حالات اس چیز کے متقاضی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی بڑی پارٹی ہونے کے ناطے اپنا رول وہ ادا کرے. نہ صرف یہ کہ ملک کی بڑی پارٹی ہے، 100 سے زیادہ ان کے ایم این ایز ہیں، بلکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ان کے پاس ہے جو کہ ایک بہت بڑا اس وقت دہشت گردی کا. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جو لسٹ آئی ہے اس میں جنید اکبر شامل نہیں ہے. وہ کے پی کے سے صدر ہیں، کے پی خود ایک معاملہ ہے پر وہ نہیں شرکت کرے غالباً اس اجلاس میں. جی وہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے وہ نہ کریں، جو بھی انہوں نے شاید انکار کیا ہوگا، ہارڈ لائن لینی ہوگی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنے ہی بیانیے کی جو ہے نا اس میں پھنس گئی ہے، اس کا شکار ہو گئی ہے سیاد کی طرح، اور اب اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، یہ دیگر سیاستدانوں چوروں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، کہ اب آپ تھوڑی سی ایک سٹیپ لیتے ہیں جو کہ اس بیانیے سے مختلف ہوتا ہے تو بس ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بلوچستان کے معاملے کا تو ذکر ہوا، خود خیبر پختونخوا میں کرم ایجنسی جو ہے پچھلے کتنے مہینوں سے وہاں پہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. کتنی وہاں پر لوگوں کو جسے کہنا چاہیے کسی قسم کی سیکیورٹی میسر نہیں ہے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. بہت انفارچونیٹ بات ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو اس طرح کی جو عسکری تنظیمیں ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کے سیٹل ڈسٹرکٹس میں اپنے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. کئی ایسے علاقہ جات ہیں جو ہمارے وہاں پہ دوست رپورٹرز بتاتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر لوگ نہیں جا سکتے رات کو، وہاں پر جو ہے نقل و حرکت کے اوپر پابندی ہے، وہاں پہ اغوا برائے تاوان خود چیف منسٹر کے جو ایریا ہے، ضلع ہے، اس میں ایسے واقعات ہو چکے، جج کو پکڑ لیا، فلاں کو اٹھا لیا. تو اس وقت ملک کی آپ حالت دیکھیے. پھر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہے ہندوستان کا اور افغانستان کا، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے کیمپس ہیں، تو اس کے لیے جو بھی آپریشن ہوں گے عائشہ، اس کے لیے ایک سیاسی سپورٹ کی ضرورت ہوگی، ویری ویلڈ پوائنٹ، کنسنسس کی ضرورت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور ان آوازوں کو خصوصاً جو باہر بیٹھے لوگ ان کو بالکل درست ہو گیا. رضا رومی صاحب ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، بیرونی تو نہیں، داخلی معاملات اور وہ بھی سیاسی فرنٹ پر حل ہونا ضروری ہے. بریک کے بعد حسن صاحب اور زیغم صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, कौमी सलामती इजलास कल होने जा रहा है, पार्लियामेंटेरियन शिरकत कर, मुल्की सियासत में ये मेज़, ये फोरम क्या शिद्दत पसंदी, सियासी शिद्दत पसंदी को कम कर सकता है, कम कर सकेगा? अच्छा आयशा, पहले एक बात इन्हीं के लिए है जो ये करने जा रहे हैं, और मैं ज़रूरी समझता हूँ मैसेज है, इसका कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन मेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। देखें, पाकिस्तान के हासिदों हरीफों की तो कमी नहीं है, एंड ऑल ऑफ अस नो कौन किस तरह फील करता है, जबकि हमारे मौजूदा सियासी, माशरती, इक़्तिसादी, हुकूमती हालात वहाँ पहुँच गए हैं कि दुश्मनों को शय मिल रही है, और ये नॉर्मल होता है। बिल्कुल आम जिंदगी में भी अगर कोई दुश्मनदारी दो ख़ानदानों के दरमियान शुरू हो जाए तो जब देखते हैं कि वल्नरेबल है तो उनमें एग्रेशन बढ़ जाता है। सो इसको अगर ये लोग ज़हन में रखें, लेकिन बात फिर वही है कि अगर इस कौमी सलामती इजलास, लफ्ज़ों पे गौर करो ज़रा, कौमी फिर सलामती फिर इजलास, इसकी नज़रों में कौम और मुल्क का मफाद अव्वल तरीन तरजीह हो तो सब कुछ मुमकिन है। वेयर कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सब कुछ मुमकिन है। वरना एक बात याद रखना, आपके प्रोग्राम का यह हिस्सा रहे और अल्लाह ना करे बवक्त ज़रूरत काम आए कि आंधी बहुत तेज है, ये ज़हन में रखना। और तूड़ी की पंड, भूसा कहते हैं तूड़ी को, मेरा ख्याल है उर्दू में, बिल्कुल तूड़ी की पंड खुलने के करीब है, और एक बार ये पंड खुल गई तो आंधी इतनी तेज है कोई माँ का लाल वो तूड़ी समेट नहीं सकेगा। बस मैंने इतना ही कहना। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, जितनी गुफ्तगू ऊपर हुई है, आइडियली रजा साहब ने कहा कि सियासी शिद्दत पसंदी कम होनी चाहिए, पॉलिटिकल रोल होना चाहिए, मगर हसन साहब और शहजाद साहब ने जो बात की उनको लगता नहीं ऐसा। मगर अगर कौमी मफाद की डेफिनेशन अपनी अपनी होगी, अपने अपने इंटरेस्ट और कॉर्नर के साथ सब खड़े हो जाएं, अगर 25 लोग भी इस तरह खड़े हो जाएं मुख्तलिफ जगहों पर, तो फिर कैसे शिद्दत पसंदी, और अगर सियासी शिद्दत पसंदी नहीं कम होगी तो फिर क्या कोई हल निकल पाएगा किसी मामले का? मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सियासी जमातें दे विल राइज टू द ओकेजन, और कल सिर्फ सियासी जमातें इकट्ठी नहीं हो रही बल्कि जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी वहाँ पे होगी और ब्रीफ करेंगे, और जो इस वक्त सही सूरत हाल है वो उनको पता चलेगा, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग है, इन कैमरा इजलास है। और हमें मालूम है कि इस वक्त सिर्फ ये इंतहा पसंदी की बात नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान एक हालत जंग में है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक गैर एलानिया जंग शुरू कर दी गई है। एक मुल्क में उसके बेस है, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उसके कोऑर्डिनेशन के सेंटर्स हैं, एक और मुल्क मदद कर रहा है, और हमारे अंदर अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं। दहशतगर्दी भी है और इंसर्जेंसी भी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, और जो इंसर्जेंट्स हैं वो दहशतगर्दी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जंग सियासी जमातों की शमूलियत के बग़ैर जीती नहीं जा सकती, और उसकी सीधी सी बात है, क्योंकि सियासी जमातें ही होती हैं जो अवाम को रियासत से जोड़ती हैं और रियासत को अवाम के साथ जोड़ती हैं। फिर आप देखिए इस वक्त इसमें जो अहम तरीन तीन वजूहात मैं आपको चलिए बता देता हूँ, जो मेरे ख़्याल में बहुत ही अहम है सियासी जमातों के शामिल होने की। पहली बात ये कि सियासी जमातें शामिल नहीं होंगी तो इस जंग की लेजिटिमेसी नहीं होगी, बिल्कुल अवामी एतमाद इसको नहीं मिलेगा, जिसके बग़ैर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। दूसरी बात ये है कि जंग कोऑर्डिनेशन का तकाज़ा करती है, सरमाए का तकाज़ा करती है, और इस वक्त आपको मालूम है 2 सूबे बराह रास्त हालत जंग में हैं, मुतासर हैं। फेडरेशन अपनी जगह पर है, 3 तो ये हो गए, दूसरे 2 सूबे भी साथ में शामिल हैं, उनको भी ख़तरा है। तो आप देखिए कि 4 सूबे और एक मरकज़ जहाँ पे 3 पार्टियों की हुकूमत है। अब इन 3 पार्टियों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो किस तरीके से ये जंग लड़ी जा सकती है। और तीसरी बात, इक्वली अहम बात, कि हमने इनके रूट कॉजेज़ को भी नज़र में रखना है, लोगों की एलियनेशन को दूर करना है, नैरेटिव्स का भी मुकाबला करना है। और ये तो होता ही सियासी जमातों का मैदान है। सियासी जमातें ही उन नैरेटिव्स के मुकाबले में खड़े हो सकती हैं और मिलकर खड़ी हो सकती हैं, और लोगों की जो एलियनेशन है वो दूर हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। बलूचिस्तान की बात शहजाद साहब ने ठीक की, किस तरीके से बलूचिस्तान में वो सियासत बहाल की जाए कि लोगों के नुमाइंदे ही हों और उन पर एतमाद भी हो और वो ब्रिज कर सकें।
تو یہ جمہوری جو ہم جس کرائسس میں ہیں اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی، یعنی بگ پکچر کو بھی دیکھنا ہوگا اور جو فوری حالت جنگ ہے اس سے بھی نمٹنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، سیاستدانوں کا کردار اہم ہے، انہوں نے عوام اور ریاست کو آپس میں جوڑنا ہے، تو بیانیہ بھی انہیں ہی سنبھالنا اس دہشت گردی کے خلاف۔